नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा चुनाव आयोग की और उनके निरंतर बदल रहे उन कानूनों की, जिन कानूनों को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कभी भी ये मानने से ये नहीं किया कि ये कानून आम जनता के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं या ये कानून गलत हैं जिस पर कि रोल बैक करने की आवश्यकता है। नए चुनाव आयुक्त ने बिना किसी दबाव के, बिना किसी लार लपेट के इस बात को स्वीकार किया कि अब चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से पूरा सहयोग करेगा, उनसे इस बात की जानकारी लेगा कि किस प्रकार से आयोग की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा सकता है। आखिर इसका कारण क्या इस माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई आदेश दिए हैं। पहले भी आपको ध्यान होगा कि राजीव कुमार के कार्यकाल में भी कई बार ये मामला, चाहे वो मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों का मामला हो या मतदान प्रतिशत का बढ़ना है या मतदाताओं के एपिक कार्ड एक से होने का मामला हो, चुनाव आयोग ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया कि आखिर इसमें गलती हो सकती है। तो आखिर नए चुनाव आयुक्त, जिनका कि मनोनयन या चयन ही विवादों के घेरे में हुआ था, तो आखिर वो क्यों लगातार अपने ही आयोग की बनाई गाइडलाइन को कम करते जाते। आपको ध्यान हो कि किस प्रकार बीच चुनाव में महाराष्ट्र के जब चुनाव हो रहे थे, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हर बूथ पर 1500 वोटों को कर दिया था। इससे उनके बूथों की संख्या घटी थी और मतदाता बढ़ गए थे, जिसको लेकर सवालिया निशान लगे, यहाँ तक कि मामला कोर्ट में पहुँचा। लेकिन चुनाव आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद, नोटिस के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया और मुख्य चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्त भी। फिर से ज्ञानेश कुमार जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं, उन्होंने इस आदेश को वापस लिया और फिर से 1200 प्रति बूथ से मतदाता ज़्यादा न होंगे, इस बात का निर्देश भी दिया। कल इस बात को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई थी कि मतदाताओं के जितने भी मत पड़े हैं उसका डाटा और मतदाता सूचियों को अपलोड करना, इसको लेकर ही चुनाव आयोग को कोई गाइडलाइन दिया जाए। तो पश्चिम बंगाल की सांसद टीएमसी की महुआ मोइत्रा, उनके जब याचिका पर सुनवाई हुई और न्यायालय ने एक तरह से निर्देश दिया आयोग को कि वो याचिकाकर्ता की सहयोग कर, आयोग ने झट से इस बात को स्वीकार किया और ये कहा कि वो 48 घंटे के भीतर अपनी जो डाटा है उसको लोड कर देगा। मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए भी उसने सहयोग मांगा। तो अब आखिर चुनाव आयोग
निरंतर अपने ही बनाए हुए आदेशों को क्यों बदलता जाता है? क्या इसमें कोई योजना है, या नए चुनाव आयुक्त ये समझ गए कि अब उनके सामने अपने आदेशों को बदलने के अलावा कोई चारा नहीं? ये तो देखना अलग होगा कि आखिर आयोग अपने बनाए नियमों से क्यों फिरा, और वो जिन राजनीतिक दलों को मिलने के लिए समय भी नहीं दे रहा था, उन राजनीतिक दलों से आगे बढ़कर सहयोग करने की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को 30 अप्रैल को मिलने की तिथि भी दी है, और ये कहा है कि बीच में भी जब आपके पास समय हो तो कृपया एक टेबल पर सभी लोग बैठकर अपनी अपनी समस्याओं का निस्तारण करा सकते हैं। हम पूरी तरह सहयोग के लिए तैयार हैं। तो आखिर चुनाव आयोग के बदलने के कारण क्या है? कल कैग को लेकर भी, कैग की जो नियुक्ति होती है उसको लेकर भी कल न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया। एक सामाजिक संगठन ने कैग को नियुक्ति को लेकर आपत्ति जताई थी, तो उसको लेकर भी नोटिस जारी किया है, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, जो प्रशांत भूषण जी इस बात की बहस कर रहे, कि सरकार जहां डबल इंजन की सरकार है वहां कैब कोई भी कार्रवाई करने में संकोच करता है, और जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां की रिपोर्टों को लीक करके सत्ताधारी दल को राजनीतिक रूप से फ़ायदा पहुंचाने का काम करता है। इस बात को माननीय उच्चतम न्यायालय की जो पीठ थी उसने स्वीकार किया और ये कहा कि आप जवाब दीजिए। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा निर्णय है कि अगर इस पर न्यायालय कुछ निर्देश पारित करती है या केंद्र सरकार इसमें कोई परिवर्तन करने की बात सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका असर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में भी पड़ेगा, क्योंकि इसी को लेकर कई बार न्यायालय ने भी आपत्ति जाहिर की कि आखिर सीजीआई को क्यों नियुक्ति प्रक्रिया से हटाया। सीएजी को लेकर भी इसी प्रकार के तर्क माननीय न्यायालय ने दिए हैं और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया कि आखिर सीजीआई जिसकी मांग याचिकाकर्ता के वकील कर रहे हैं, क्यों न सीजीआई को नियुक्त प्रक्रिया में शामिल किया जाए। आखिर सरकार के नियुक्त ऑडिटर किस प्रकार सरकार की घपले घोटाले में किस प्रकार से जांच कर पाएंगे। निश्चित तौर पर अभी ये प्राथमिक चरण में है। अगर न्यायालय इस पर गंभीरता से कोई आदेश पारित करता है या सुनवाई में आगे बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर ये केंद्र सरकार को असहज करने वाला होगा, क्योंकि आपने देखा होगा किस प्रकार दिल्ली या अन्य राज्यों में कैग की रिपोर्टों को राजनीतिक रूप से लीक किया गया। हालांकि उस पर आगे चलकर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, केवल नैरेटिव बनाने के लिए कैग की रिपोर्टों को तैयार कराया गया। तो क्या केंद्र सरकार अब मुश्किल में पड़ने वाली है या न्यायालय इस मामले में आगे बढ़ेगा? लेकिन ये बात आप तय मानिए कि अगर कैग के मामले में भी न्यायालय कोई निर्देश पारित करता है और सुनवाई में आगे बढ़ता है गंभीरता से, तो निश्चित तौर पर
इसका असर चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्तियां हैं उस पर भी पड़ सकता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप हमारे इस छोटे से चैनल को ज़रूर देखा करें और कमेंट करके ये बताने का प्रयास करें कि आखिर आपको हमारे वीडियो, हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।